me make a bad man sing. $1,000 I go spend for you. हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है और आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay, so hello friends, मैं अभिषेक नायर, founder of Technician Brothers. Personally, I'm a software developer, and I'm a developer like having passion of developing like websites, creative things like softwares, applications, and hybrid applications or cloud-based applications, and many more. So this is the basic introduction that I am having myself, and I'm co-founder of other startups too, and I'm working with the 20 plus startups and associated with 15 plus MNCs and other startups too. So I hope. ओके, दैट्स ग्रेट। और सर, मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पता चला कि आप अभी एक कॉलेज में थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइक इतने कम टाइम में आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए होंगे। तो अगर आप अपनी ब्रीफ जर्नी बताना चाहो हमारे ऑडियंस के साथ। जी, okay. So I was in second year when I started Technician Brothers. जब हम लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था अराउंड अगस्त 2020 को हमने शुरू किया था। लाइक कुछ फ्रेंड्स थे, हम कुछ करना चाह रहे थे, एंड वी वर वेरी क्यूरियस कि व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इज एंड हाउ अ कंपनी वर्क्स। सो वी जस्ट स्टार्टेड समथिंग लाइक, पहले हमने कुछ स्केचिंग के रिगार्डिंग शुरू किया कि वी जस्ट स्टार्टेड सम स्केचिंग आइटम्स, और हमने सोचा था कि ये स्केच जो हम बनाएंगे इसे हम अपने इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, इसको पोस्ट करेंगे, और हो सकता है कि आगे जाके हम इसकी वेबसाइट भी डेवलप करेंगे और उस वेबसाइट पे भी इनको पोस्ट करेंगे, और स्केचिंग के रिलेटेड हम कुछ उनको ट्रेनिंग देंगे या ट्यूटोरियल्स देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सक्सेसफुल। स्केचिंग आप कि उसमें काफी टाइम लग रहा था, और वो उतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में उतना आउटपुट या रिजल्ट हमारे पास में नहीं आ रहे। सो कुछ टाइम बाद में हमने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइक टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में जब हमने शुरू किया तो वी स्टार्टेड फ्रॉम ब्लॉगिंग। एज यू नो दैट ब्लॉगिंग इज व्हाट यू कैन से दैट reputed career or hype career. Like you can go for AdSense too, you can go for blogging, you can go for content creation, you can build some pages in Instagram or Facebook or any other platforms too. तो हमने सोचा था कि हम ऐसे ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे, और प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में वहाँ ब्लॉगिंग शुरू करेंगे और एड्स लगाएंगे, वहां से अर्निंग्स जो आएगी उसको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिवॉल्व करेंगे और रोटेट करेंगे। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर सेशन। लाइक हमने सोचा कि हम कुछ शुरू करेंगे, और नाम आया किसी के, मेरे फ्रेंड के नाम दिमाग में नाम आया, को फाउंडर के दिमाग में नाम आया कि हम इसको टेक्नीशियन ब्रदर्स नाम देते, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नीशियन ब्रदर्स के नाम पर कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन या कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। सो वो नाम आया। नाम आने के बाद में वी जस्ट डेवलप सम वेबसाइट। हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई। उस टाइम पे वेबसाइट हम सीख रहे थे, डेवलप करना सीख रहे थे। फिर वेबसाइट डेवलप करने के बाद में हमने सोचा कि ओके, अब इसमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी ट्राइड सम कंटेंट राइटिंग सेक्शन टू, कि हाँ, हम कंटेंट राइटिंग क्लासेस अटेंड करने लगे, कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ने लगे, एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे लिखते हैं उसके रिगार्डिंग पढ़ने लगे। हिट एंड ट्रायल के केसेस थे, काफी सारे यूट्यूब सेशंस लिए, काफी सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स लिए। फिर हमें आइडिया लगा कि व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉगिंग इज एंड हाउ इट वर्क्स। तो फिर उसके अराउंड 1.5 मंथ्स के बाद में हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका था। तो वहां से हमने ब्लॉगिंग शुरू किया। देन टीम बिल्डिंग शुरू करी। टीम बिल्डिंग के बाद में हमने सोचा कि ठीक है, कुछ अब अलग करेंगे। तो वी स्टार्टेड सम एलएमएस प्लेटफॉर्म, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हमने सोचा था कि हम हमारे कोर्सेज को अपलोड करेंगे, जो चीजें हमें आती है, और हम चाहते थे कि वो विजन हमारे जूनियर्स को या उन रिक्वायर्ड पर्सन को वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले या एक मिनिमम कॉस्ट पे मिले। तो एलएमएस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। तो यहाँ से हमने शुरू करी थी। द बिगिनिंग वाज फ्रॉम आवर ब्लॉगिंग सेक्शन, और अब तो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर लिए हैं, तो काफी सारी जगह पर हाइब्रिड सेशंस शुरू हो चुके हैं। ओके, सो जैसा आपने बताया, तो आपने अपनी जर्नी ब्लॉगिंग से चालू की थी। तो सर, आपने ब्लॉगिंग से कितना कैसे आपने ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया? आपने वर्डप्रेस पे स्टार्ट किया था, एल्स आपने ब्लॉगर पे स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि स्टार्टिंग में कई सारे बंदे ये होते कि वो होस्टिंग नहीं खरीद पाते, डोमेन नहीं खरीद पाते। तो आपने कैसे स्टार्ट किया? ओके,
तो एट दैट मोमेंट वी वर नॉट हैविंग अ मच इन्वेस्टमेंट, और मैं मेरे फैमिली के ऊपर एक ऐसा लोड नहीं जनरेट करना चाह रहा था जो कि एक इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक स्टार्टअप बेसिस के लिए, एक बिजनेस बेसिस के लिए शुरुआत कर सके। और उस टाइम पर हमारे पास में एक डोमेन और एक होस्टिंग लेने के लिए अराउंड 700 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, विच वॉज वेरी अफोर्डेबल फॉर अस। तो एक डोमेन लिया गया और टेक्नीशियन ब्रदर्स डॉट ऑनलाइन लिया गया था, और एक होस्टिंग ली गई थी विच वॉज वेरी वेरी लिटिल होस्ट, वेरी क्वाइट लिटिल होस्टिंग, और यू कैन से दैट अराउंड 2 GB की होस्टिंग थी। और हमें उम्मीद थी कि ये 2 GB भी हमारे लिए 1 साल तक चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो 3 मंथ के अंदर ही खत्म हो गई थी। और वो मतलब आउट ऑफ रेंज हो चुकी थी। मतलब आप समझो, अगर आपके पास में 2 GB की होस्टिंग है, और अगर आपने उसमें अराउंड अराउंड 1500 MB या 1800 MB आपने फुलफिल कर लिया है अपनी होस्टिंग के अंदर या अपने सर्वर के अंदर, तो वेबसाइट रेस्पॉन्ड धीरे करने लगती है, रिक्वेस्ट एपीआई प्रॉपरली नहीं होती है। डेवलपमेंट हमने शुरुआत में करा था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, कैसे हम उसमें ब्लॉगिंग करेंगे। तो शुरुआत में हमने उसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया। पहले वो सीखा, सीखने के बाद में हमने उसे बनाया। बनाने के बाद में पता चला कि ओके, ये चीज वर्कआउट नहीं होगी, क्योंकि आप वेबसाइट बना तो लोगे लेकिन उसमें SEO करना पड़ेगा, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यू नीड सम प्लगइन्स, और यू नीड सम व्हाट यू कैन से एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक कीवर्ड ट्रैकिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, है ना, इंटरनल लिंक्स लगाना, एक्सटर्नल लिंक्स लगाना, और कनेक्शंस जनरेट करना, एक इकोसिस्टम जनरेट करना वेबसाइट के लिए। तो हमने ब्लॉगर ट्राई किया, विच वाज द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय गूगल, लेकिन ब्लॉगर भी हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर हमने सोचा कि वर्डप्रेस यूज किया, वहां पर एक वेबसाइट डेवलप, प्लगइन्स यूज करे जो एसईओ के रिगार्डिंग होते हैं, एसईओ करना शुरू किया, और विच वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। और एसईओ में हमने काफी अच्छा काम किया था, तो हमारी डोमेन रेटिंग अराउंड 3 मंथ्स के अंदर 12+ हो चुकी थी, डोमेन रेटिंग और डोमेन ऑथोरिटी। पेज रेटिंग अराउंड 10 to 11 चल रही थी, अराउंड 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। 3 मंथ में हमारे एडसेंस और ये सारी अचीवमेंट्स फुलफिल हो चुकी थी। दोस्तों, स्नैपचैट का कंप्लीट हैकाथन होने जा रहा है, जो कि हैक टू स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराए जा रहे हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो, हैकाथन क्या होता है, ये एक प्रकार का लैंसथॉन होने जा रहा है। हैकाथन में आप प्रोजेक्ट्स बनाकर सबमिट करते हो। लैंसथॉन में आपको क्या करना है, अगर आप फेसबुक स्टार्ट करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम स्टार्ट करते हो, आप इफेक्ट के सेक्शन में जाते हो तो आपको कुछ इस टाइप के इफेक्ट दिखते हैं। उसी प्रकार से आप स्नैपचैट पे जाते हो तो आपको उस टाइप के इफेक्ट दिखते हैं। तो इस टाइप के आपको वेबसाइट पे आना है, मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो इस वेबसाइट पे जैसे आते हो, यहाँ पे आप इफेक्ट बना सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का इफेक्ट है, ये एक प्रकार का इफेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट दिख रहे हैं। तो इस टाइप का आप इफेक्ट बनाकर यहाँ पे आपको लैंसथॉन में सबमिट करने हैं। इसके बाद करते हैं प्राइसिंग की। तो पार्टिसिपेट करने से क्या होना है, अगर इसमें टोटल प्राइस है 1,90,000, ओके, और जो फर्स्ट आएगा उसको 75,000 रुपीज़ मिलेंगे, सेकंड को 50,000 एंड थर्ड को 25,000। अब कुछ नीचे कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। टॉप 50 जो होंगे उनको गुडीज़ मिलेंगी। गुडीज़ मीन्स आपको शर्ट्स या फिर उनके स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद अगर जो भी लेंस को सबमिट करेगा, एक भी लेंस को, उसको मिलेगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट स्नैपचैट का, ओके। तो ये बहुत ही, स्नैपचैट के हैकाथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये एक प्रकार का AR इफेक्ट बनाना है। AR इफेक्ट के लिए मैंने कई सारे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है और अपनी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सर, लाइक आपने स्टार्टअप किया तो आपने ब्लॉगिंग को स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट किया? ओके, ब्लॉगिंग स्टार्टअप पे कैसे कन्वर्ट किया, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं इस चीज को कन्वर्ट करता हूँ, जैसे आपको मैं एक आइडिया देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉगिंग इज एंड हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन स्टार्टअप। सो द थिंग इज, आप कभी कोई चीज शुरू करो, फॉर एन एग्जांपल लेट मी टेल यू दैट, कोई भी चीज आप शुरू करिए, आप स्केचिंग करिए, आप कुकिंग करिए, आप गेम्स खेलिए, आप वीडियो गेम्स खेलिए, आप ब्लॉगिंग करिए, आप कंटेंट क्रिएट चलाइए। जब एक सिंगल चीज आप प्रॉपर बेसिस पे अच्छे से कर लेते हो, लाइक मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट करी और वो चीज मुझे कॉन्फिडेंस पे आ चुकी थी कि अगर मैं वेबसाइट अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ, एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलप कर सकता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो मैं अपने आने वाली नेक्स्ट 2 या 3 टास्क को भी प्रॉपर वे पे, एक अप्रोप्रिएट वे पे कर सकता हूँ। तो वो मेरा मोटिव था। वहां से हमने कुछ कॉन्फिडेंस को जनरेट किया, क्योंकि उस मोमेंट पे तो हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम इसको कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे इसको आगे लेके जाएंगे। तो उस मोमेंट पे आप, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले एक काम करिए, आप ब्लॉगिंग शुरू करिए। इफ यू फील कि हाँ ब्लॉगिंग मेरे लिए बना है, आप ब्लॉगिंग में अच्छा करियर ले सकते हो या आप ब्लॉगिंग में आगे जा सकते हो, तो दैट्स गुड, आप ब्लॉगिंग को लेके आगे बढ़िए। और जैसे ही आप ब्लॉगिंग को लेके आगे बढ़ोगे, किसी भी चीज में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपको एक रिटर्न देता है। तो वो जो रिटर्न अगर आपके लिए सेटिस्फाइंग है,
तो आप उसको लेके कुछ और शुरू कर सकते हो, इनिशिएटिव शुरू करने पड़ेंगे। मल्टीपल इनिशिएटिव्स को जब आप शुरू करोगे तो एक मोमेंट तब आएगा जब आपके सारे सोर्सेज से एक प्रॉपर आउटपुट आने लगेगा। एक मोमेंट के लिए आपको यहाँ पर भी मेहनत करनी, XYZ सभी जगह मेहनत करनी पड़ेगी एक, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो सारे रिसोर्सेस, वो सारे इनिशिएटिव्स आपको एक आउटपुट दे रहे होंगे, एक रिजल्ट दे रहे होंगे, विच वॉज वेरी गुड। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्टार्टअप, फ्रॉम ब्लॉगिंग टू स्टार्टअप। एक जर्नी कन्वर्ट करने के लिए ब्लॉगिंग करना एक आपकी कॉन्फिडेंस जनरेट करने का एक इशू है, वो आप कॉन्फिडेंस वहां जनरेट करिए। कंटेंट क्रिएट करने से आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर स्किल्स आर। आप ब्लॉगिंग करते करते आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि ब्लॉग्स के अंदर आपको कंटेंट लिखना होता है, कंटेंट डिजाइन करना होता है। और एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको लोगो बनाना पड़ेगा, कंटेंट लिखना पड़ेगा, टैगलाइन बनानी पड़ेगी। ये सारे प्रोसीजर जब आप कंप्लीट कर लोगे, इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद में आपको ये फील होने लगेगा कि ब्लॉगिंग इज नॉट इनफ फॉर यू, क्योंकि आप उतनी मेहनत कर रहे हो। तो ब्लॉगिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ स्टार्टअप। एनी स्टार्टअप, लाइक अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म बनाना है तो आप प्लेटफॉर्म बनाइए। आप LMS पे जाना चाहते हो तो LMS पे जाइए। आप एक इवेंट मैनेजमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इवेंट मैनेजमेंट पे जाइए। एक CRM बनाइए, एक HRM बनाइए, डिपेंड्स वॉट एवर योर टेस्ट इज। ओके, सो दिस इज द वे दैट यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग टू अ स्टार्टअप। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। लाइक अगर कोई हमारे ऑडियंस में कोई बंदा है जो कि स्टार्टअप करना चाहता है तो वो कैसे करे, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप? ओके, हाउ यू कैन बिगिन अ जर्नी ऑफ स्टार्टअप। ये एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफी बार यूट्यूब पे सर्च करता था एक मोमेंट पे। हाउ यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हाउ यू कैन बिकम अ स्टार्टअप एंथुसियास्ट और व्हाटएवर। द थिंग इज, स्टार्ट समथिंग। मैं मेरे सारे सेमिनार्स में, मेरे टीचिंग्स में, इवेंट्स में, वेबिनार्स में हमेशा से ये बोलता हूँ, स्टार्ट एनीथिंग, लेकिन स्टार्ट समथिंग, डू समथिंग। अब वो समथिंग एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए पैशनफुल होना चाहिए। आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, ये चीज आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग इज दिस, कि अगर आपको ये चीज फील हो रही है कि मैं इतना टाइम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपका पैशन है ही। एक पैशन को जब आप पकड़ते हो, एक पैशन पे जब आप काम करना शुरू करते हो, जब आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तब आपको ये फील होने लगेगा कि मैं शायद इसी के लिए बना हूं, या मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ। तो जब आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, कोई आइडियाज आएंगे, आप अपने नेटवर्क के साथ पूछोगे, आप अपने फ्रेंड्स रिलेशन डायरेक्शन बना के देता है, वो एक अच्छा आउटपुट होता है, वो एक अच्छी रिजल्ट होती है जिस पर आप काम कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक थिंग कि आप कैसे स्टार्टअप पे जा सकते हो। लेकिन एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नॉर्मल कम्युनिकेशन की, जैसे आप नॉर्मल बात करते हो वही बात होनी चाहिए। और ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए या प्रॉपर हिंदी आनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल एक कम्युनिकेबल वे में आप आराम से बात कर सकते हो। देन लीगलिटीज को सारे कंफर्म करो, एटलीस्ट हैव सम लीगलिटीज। लाइक अगर आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, मिनिमम बेसिस पे अपनी MSME रिक्वायरमेंट कंप्लीट करिए, अपना लोगो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। अगर हो सकता है थोड़े और अफोर्डेबल प्राइस पे जाते हो तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराइए। कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट है तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो करिए। और अगर उसको और आगे लेके जाना है, स्टार्टअप को आप LLP करना चाहते हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपनी DSC साइन करवाइए, एक CA रखिए, GST फाइल करिए। तो ये सारी लीगलिटीज होती है, टैक्सेस फिल करिए। तो ये लीगलिटीज जब आप कंप्लीट करते हो, तब आपका एक कंपनी फॉर्म होता है, एक बिजनेस मॉडल जनरेट होता है कि इतनी रेवेन्यू मेरे पास में आ रही है और इस रेवेन्यू को मैं इतने तरीके से कन्वर्ट करूंगा। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं। आप प्रोडक्ट बेसिस पे जा सकते हो, आप सर्विस बेसिस पे भी जा सकते हो, इवन आप हाइब्रिड पे भी जा सकते हो, आप प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज भी दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अमेजोन करता है। ओके, सो स्टार्टअप करने के लिए टीम बिल्डिंग जरूरी है क्या, अगर हम खुद स्टार्टअप नहीं कर सकते अकेले? ओके, मेरे जर्नी में ये रखा है कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस इन सिंगल बेंच चेयर, मैंने ये चीज जब शुरुआत करी थी, उस मोमेंट पे आई वाज नॉट हैविंग एनी टीम। एक टीम तभी आप जनरेट कर पाओगे जब आपकी टीम मेंबर आपसे इंस्पायर हो, है ना, वो उनको ये फील हो कि वर्किंग विथ यू इज अ पॉपुलर, है ना, वर्किंग विथ यू इज पॉपुलर थिंग। तो जब तक आपको ये चीज फील नहीं होगी, जब तक उनके टीममेट को आपको ये फील नहीं होगा कि आपके साथ काम करने से उनके लिए कोई पॉपुलैरिटी, उनके लिए कोई फैम, उनके लिए कोई फाइनेंस रिगार्डिंग इश्यूज कंप्लीट हो रहे, तो कोई आउटपुट जब तक आप अपनी टीम को जनरेट नहीं कर
नहीं हो पाएगी। मेरे केस में आई वाज वेरी लकी, सभी ने मिलकर इस चीज शुरुआत करी थी, इवन आज भी वो सभी कनेक्टेड है। और टीम बिल्डिंग एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा फैक्टर है अपने स्टार्टअप को शुरू करने पे, जो आपके स्टार्टअप को आगे तक लेके जा सकता है, इवन अगर हो सकता है तो उसको डिग्रेड भी कर सकता है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब शुरुआत में मैंने टीम बिल्डिंग करी थी, उस मोमेंट पे आई वाज क्लियर कि मुझे वो पूरी टीम पर्टिकुलर लोकेशन से नहीं लेना है। लाइक लेट मी टेल यू दैट हाउ इट वर्क्स। मैंने एक बंदा, जो पर्टिकुलर पर्सन मैंने लिया था, वो मेरी कोचिंग से था, दूसरा पर्सन मेरे कॉलेज से था, और थर्ड पर्सन मेरे स्कूल फ्रेंड था। तो तीनों के बीच में जो चेन है, वो चेन को जब फुलफिल करना है, तो तीनों के बीच में जो चेन है, जो कड़ी है, ये आप हो। हर टीम के बीच में, हर टीम बिल्डिंग के बीच अगर कड़ी आप हो, योर टीम विल बी परफेक्ट। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, और मे भी हो सकता है कि थोड़ा मिसकंसेप्शन भी हो, लेकिन दिस इज माई ऑब्जर्वेशन कि अगर आप टीम डेवलप करते हो तो वो टीम आपसे इंस्पायर होनी चाहिए, विजन मैच करना चाहिए। आप जो चीज देख रहे हो, आप जो चीज सोच रहे हो, वो चीज आपके कहने से पहले आपकी टीम को पता रहना चाहिए कि ये इसके दिमाग में चल रहा है, या ये चीज हम वर्कआउट कर सकते हैं। इनपुट्स प्रॉपर होने चाहिए, और डेडिकेशन तो आप समझ ही सकते हो कि एक स्टार्टअप को कैसे खड़ा करते हैं, उस डेडिकेशन को आप कैसे वर्कआउट करोगे। ओके, अगर हमको अपने स्टार्टअप के लिए पर्सन चाहिए, बंदे ढूंढने, तो कोई प्लेटफॉर्म है? अगर हमारे आसपास कोई बंदे नहीं मिल रहे, पैशनेट पर्सन नहीं मिल रहे, तो हम बंदे कहाँ से लें? लाइक ही पर्सन वॉज, ये पैशनेट है, ये पैशनेट नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? सो ऐसे इस चीज के लिए ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो पहले एटलीस्ट मत जाओ, क्योंकि अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंटरशाला पे चले जाओ, एटलीस्ट कुछ इंटर्न्स को ले लो, इंटर्न्स के थ्रू कुछ काम कराओ, इंटर्न्स को आप सर्टिफिकेट इशू करो। शुरुआत में हमने सर्टिफिकेट इशू प्रोग्राम शुरू किया था, फिर बाद में हमने गुडीज ऑफर करना शुरू किया, गुडीज के बाद में फिर हमने कोर्सेस ऑफर करना शुरू किया जब एलएमएस बन चुका था। फिर अब पेमेंट रिगार्डिंग हो चुका है कि ओके पे आउट जा रहा है, या एक स्टिपेंड बेसिस पे आपने इंटर्न्स को हायर कर रखा है। लेकिन शुरुआत में आप अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आप जनरेट करना चाहते हो तो इंटरशाला से ले लो, या ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म से, जैसे startupbazaar.co.in ऐसे है, स्टार्टअप बाजार करके एक वेबसाइट है, और स्टार्टअप के मार्केट रिगार्डिंग काफी सारी वेबसाइट्स है। उन वेबसाइट्स पे जाकर आप टीम को ढूंढ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, और इफ यू फील कि दे आर वर्थ अबाउट इट, आप उनको हायर कर सकते हो, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उनको को फाउंडर बना सकते हो, आप उनको पेटेंट होल्डर बना सकते हो। ये कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप टीम बिल्ड कर सकते हो। लेकिन ये तो चलो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म से आप अपने इंटर्न्स को ले सकते हो, या एक को फाउंडर को, या कुछ डेवलपर्स को, या अपने टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हो। बट ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई टीम बिल्ड करना है तो वो टीम आपके आसपास ही घूम रही है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, स्पॉट करिए कि किसे आप स्पॉट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को स्पॉट करिए, उनसे बात करिए, उनको ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्व करिए कि अगर वो चीज वो काम करते हैं, आपकी वाइब मैच होती है, आप जो बात, आप जो विजन देखना चाह रहे हो वो एटलीस्ट उसके 50% विजन भी रख रहे हैं, देन यू कैन हैव अ टीम विद दैट। ठीक है, आप उनको वो रिकॉग्निशन दीजिए। रिकॉग्निशन इन द सेंस, आप उनको मेंबर बनाइए, नॉट एन एम्प्लॉय, आप उनको मेंबर बनाइए, आप उनको को फाउंडर का दर्जा दीजिए, आप उनको मेंबरशिप दीजिए, सीटीओ बनाइए, सीएमओ बनाइए, वॉट जो भी फील्ड वो हैंडल कर रहे हैं। तो इस बेसिस में आपकी थोड़ी करके टीम बनेगी। एक साथ सारी टीम नहीं बिल्ड हो सकती। हो सकता है कि आपने इस महीने 2 जनों को साथ में जोड़ा, अगले महीने 2 जनों को जोड़ा, हो सकता है कि उसके अगले महीने ये जो आपके पास में जो टीम है, छोटी टीम है, ये छोटी टीम भी कुछ हाइब्रिड पर्सन को लेके आ रहे होंगे कि ओके दिस आर माय फ्रेंड्स, और आप उनको कनेक्ट करिए, ऑब्जर्व करिए, इंटरव्यू लीजिए। एक बेसिक इंटरव्यू तो बिल्कुल बनता है। इंटरव्यू लेने के बाद में आप उनसे कनेक्ट करिए। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप एक टीम को बिल्ड कर सकते हो, और हमेशा अपनी टीम के साथ जुड़े रहिए। मतलब अगर आप उस दिन काम नहीं कर रहे, जैसे फॉर एन एग्जांपल संडे है, संडे को अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो प्रोफेशनली आप हटा के एक थोड़े टाइम के लिए अनप्रोफेशनल भी हो सकते हो। आप उनके साथ में घूमने जाइए, आप उनके साथ में बैठिए, आप उनसे बात करिए, उनकी बातों को समझो कि अगर आपके पास में से कोई इनपुट है, हो सकता है कि वो कुछ और इनपुट दे सकते हैं, आपके इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1.5 भी अगर मल्टीप्लाई होता है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ओके सर, लाइक काफ़ी सारे स्टार्टअप हर साल बिल्ड होते हैं, बट उसमें 99% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो क्या रीज़न है इसका? ओके, स्टार्टअप फेल होने के सिर्फ 2 ही रीजन है। पहला मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट है फाइनेंस। कहीं ना कहीं फाइनेंस एक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि रिक्वायर्ड फंड्स नहीं हो पाते हैं। क्योंकि लेट मी टेल यू, लाइक 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं कि ठीक है, मैंने कोई स्टार्टअप रखा है और मुझे थोड़े पैसे दे देंगे, कोई भी पैसा दे देगा, कोई भी थोड़े फंड्स रेज कर देगा, कुछ सोर्स मिल जाएगा, तो मैं स्टार्टअप को आगे चलाऊंगा। और वो काफी सारी पिचिंग्स रेगुलर बेसिस पे पिचिंग्स करते हैं।
मे बी इट कैन वर्क। अगर आपके पास में एक अच्छी यूएसपी, एक अच्छी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक अच्छा यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि आपको फंड्स रेज करने में ज्यादा इशू नहीं होंगे। इन्वेस्टर्स काफी इजीली आपको फंड्स दे देते हैं, फंड्स आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक मोमेंट पे आपका आइडिया इतना सोबर नहीं है, इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इन्वेस्टर्स को अगर वो चीज फ्रूटफुल नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे? तब आप ये नहीं सोच सकते हो कि ठीक है मुझे कोई पैसा देगा तो मैं ये चीज शुरू करूंगा। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, एक मोमेंट पे जब हमारे पास में फाइनेंस नहीं था, हमने सर्विसेज देनी शुरू करी। सर्विसेज इन द सेंस, सर्विसेज इन द सेंस, जब हमारे कोर्सेज नहीं चल रहे थे, हमारे कोर्सेज नहीं बिक रहे थे, तो वी स्टार्टेड लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज। हम आपकी वेबसाइट बना के देंगे, और विच वाज वेरी नॉमिनल कॉस्ट। हम हो सकता था 2000 से 3000 के कॉस्ट के अंदर एक वेबसाइट बना के देंगे उस टाइम पे जब हमने शुरू किया था, विच वाज वेरी नॉमिनल। तो उस वेबसाइट के अंदर हो सकता था कि हम डोमेन और होस्टिंग को भी इंक्लूड करके दे रहे थे। तो हो सकता था कि 1500 से 2000 रुपीज आपका अर्निंग होता था उसके थ्रू। तो सर्विसेज देना शुरू करिए और कम्युनिटीज के साथ में जुड़ जाइए, कम्युनिटीज के थ्रू काम करिए, इंटर्नशिप्स करिए। इंटर्नशिप्स पे से जो स्टिपेंड मिलता है, उन स्टिपेंड्स को यहाँ पर रिवॉल्व करिए, रोटेट करिए। उस मनी को ही आप रोटेट करोगे तो आपका स्टार्टअप फाइनेंस बेसिस पे तो एक बार स्टेबल हो जाता है। तो दिस आर द फाइनेंस थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप एक ऐसी चीज है जो किसी भी स्टार्टअप को हो सकता है अपग्रेड भी कर सकती है और डिग्रेड भी कर सकती है। अब अपग्रेड इस तरीके से करेगी, अगर आपकी टीम में, छोटी टीम है, मान के चलिए आपकी टीम है 10 लोगों की टीम है, और 10 लोगों के बीच में आप खड़ी हो, आपको उन 10 लोगों से पर्टिकुलरली हर दिन बात करनी पड़ेगी। हर दिन जब आप उनसे बात करोगे, उनके इनपुट्स लोगे, उनका स्टेटस लोगे, उनकी ऑनबोर्डिंग करोगे, उनके थ्रू और नेटवर्क जनरेट करोगे, उनके थ्रू और सर्विसेज लाओगे, या प्रोडक्ट को बेचोगे या सेल करोगे। ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन गैप हटती है। अब कुछ लोग, कुछ स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ फेल होने के रीजंस, वो क्या करते हैं कि 10 लोगों के ऊपर एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। वो प्रोजेक्ट मैनेजर के कॉन्फिडेंस पे रहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है या स्टार्टअप को चला रहा है, और वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू कनेक्टेड होता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू डायरेक्टली पूछता है कि दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव बिल्ड और दिस इज हैपनिंग इन आवर ग्राउंड, और अगर कुछ अपडेट है तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में जा रहा है, या उनका जो भी लीड है। इसके थ्रू क्या होता है, उनकी पूरी टीम के साथ में उनका कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो जाता है। एक मूवमेंट पर जाने के बाद में ये चीज करना सही है, क्योंकि कंपनी बेसिस में हो सकता है कि आप सबसे बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टअप पे जब आपकी टीम छोटी है, जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, उस मोमेंट पर आपको सबके साथ में कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप हटाना और फाइनेंस को स्टेबल करना, अगर इन दोनों चीज को आप कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली सेटअप कर रहे हो और आपकी टीम बिल्कुल भरोसेमंद है, आपकी टीम कॉन्फिडेंट से इंस्पायर हो रही है, तो कोई स्टार्टअप चलना इतना मुश्किल नहीं है। आप भी, कोई भी स्टार्टअप चला सकता है। ओके तो लाइक स्टार्टअप करने के लिए हमको वेबसाइट और टीम बिल्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वेबसाइट हम कोडिंग से बनाना या फिर वर्डप्रेस, विक्स, ऐसा कोई कंपलसरी है कि आपका स्टार्टअप है तो आपको कुछ इनोवेटिव बनाना होगा? जी जी जी, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरी बात समझो, ये एक हाइप क्रिएट कर रखी है कोडिंग्स और कॉलेजेस और बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने कि यू हैव टू नो कोडिंग टू डू सम स्टार्टअप। लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट फेक और दिस इज जस्ट अ मिथ। ओके, क्यों है ये मिथ, मैं आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट आप विक्स पे डिजाइन कर सकते हो, उस वेबसाइट को दिखाकर उस वेबसाइट के साथ में कोलैबोरेशन ले सकते हो, उस वेबसाइट के साथ में आप नेटवर्क जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप बिलीव करिए, कंपटीशन मत रखिए, कोलैबोरेशन रखिए। जितना ज्यादा आप कंपटीशन क्रिएट करते जाओगे, आप कहीं ना कहीं डिग्रेड कर जाओगे। आप हो सकता है किसी और कंपटीटर को खड़ा करके आप दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि आप उनके साथ में कोलैबोरेट करके साथ में कुछ काम कर सकते हो। तो द थिंग इज, आप उस चीज को कोलैबोरेट करने के लिए यू हैव टू डिस्प्ले समथिंग, लाइक यू हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो ये दिखाने के लिए स्टार्ट विथ समथिंग। हो सकता है कि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है, वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, और ही इज नॉट एबल टू डू कोडिंग, और वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आता उन्हें, और उन्होंने वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना ली, तो देयर इज नॉट एन इश्यू। ठीक है, वर्डप्रेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, PHP बेस्ड स्क्रिप्टिंग है, आप उसमें प्लगइन्स ले सकते हो, इवन यू कैन डेवलप योर ओन प्लगइन्स। आप उन प्लगइन्स को अपने होस्टिंग पर ले सकते हो और उनके थ्रू अपनी वेबसाइट को जनरेट कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो। इवन डिजाइनिंग पार्ट में भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आप इसी प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म्स को इसी सोर्स के थ्रू या इन्हीं टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करिए। एक मोमेंट पे जब आपकी ट्रैफिक जनरेट होने लग जाए, एक मोमेंट पे जब आपके सेल्स शुरू हो जाए, आपके विजिटर्स एनालिटिक्स बढ़ जाए, तब आप उस टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक फॉर लेट मी टेल यू, लाइक वर्डप्रेस जो है,
वो पर सेकंड 20,000 रिक्वेस्ट एपीआई को कनेक्ट कर सकती है, मतलब 20,000 एपीआई को पर सेकंड में कनेक्ट कर सकती है। जब आपके पास में पर सेकंड 20,000 विजिटर से ज्यादा इंक्रीज हो जाए या ज्यादा विजिटर्स आने लगे, देन यू कैन मूव ऑन फॉर नोड जेएस में आ जाओ, या फिर आप रिएक्ट में वेब एप्लीकेशन बना लो, या आप और कोई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने वेबसाइट को जनरेट करो। लेकिन फॉर स्टार्टिंग, फॉर इनिशियल स्टेज, यू कैन गो फॉर वर्डप्रेस, यू कैन गो फॉर विक्स, यू कैन गो फॉर वेबफ्लो, यू कैन गो फॉर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, और यू कैन गो फॉर फ्री पीएचपी, एनीथिंग। ओके, सो हमारा स्टार्टअप बन गया, इसको लॉन्च करने का सही टाइम कौन सा है? लाइक हमको कैसे पता चलेगा अब हमको अपना स्टार्टअप लॉन्च कर देना है या फिर ये सही टाइम है? तो ऐसा कौन सा टाइम है जब हमको स्टार्टअप लॉन्च करना चाहिए? ओके, देखो, स्टार्टअप लॉन्च करने का ना ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है। स्टार्टअप लॉन्च करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर अपने आप ही इतनी ज्यादा बन जाएगी कि आप बोलोगे कि नहीं, आज ही कर लेते। लेकिन मैं आपको चीज बताता हूँ, ये क्यूरियोसिटी एक अच्छी चीज है ना। मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे मेरे सीनियर्स, मुझे सर भी यही बात बताते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ किसी चीज को लेके। जैसे अगर कोई चीज लॉन्च करनी है तो हो सकता है कि वो महीने भर लगेगा, अराउंड 1.5 मंथ लगेगा उस चीज को रेडी होने में, लेकिन मेरे दिमाग में अभी से ही उसको क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है कि मैं उसे कब लॉन्च करूंगा। ये चीज कहीं ना कहीं आपको डिग्रेड करेगी, ये चीज कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी। अभी किस तरीके से इफेक्ट करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। जब वो चीज प्रोडक्ट आपकी रेडी नहीं है, हो सकता है कि उसमें 10 से 12 रिविजन्स रिमेनिंग है, हो सकता है कि उसमें कुछ और इनपुट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप उसको और बेटर वे में पब्लिश कर सकते थे, लेकिन उससे पहले ही आपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में, अपने एक एक्साइटमेंट के रिलेटिव में आपने उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, उस मोमेंट पे जब आप पब्लिश करते हो, आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है, जो आपका नेटवर्क है, वो ये चीज देखेगी कि ये काम इन्होंने किया है और इससे बेटर वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो वो जो एक रेपुटेशन मेंटेन नहीं हो पाई, इस चीज को मेंटेन करना जरूरी। तो स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी युद्ध में जाओ तो सबसे पहले अपने सारे हथियार को तैयार कर लो। ठीक है, हथियार को किस तरीके से तैयार करेंगे? एक वेबसाइट बना के लॉन्च करने से पहले वेबसाइट की लिंकिंग, वेबसाइट का कंटेंट जो हम व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे, जो हमारे सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, जो हम मेल डिजाइन करेंगे कोलैबोरेशंस के रिगार्डिंग, किसी कॉलेज से, किसी स्कूल से, किसी कंपनी से, किसी फर्म से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे मेल डिजाइन हो चुके होंगे, आपकी टीम प्रॉपर वे में चल चुकी होगी, आप भी कॉन्फिडेंट हो कि हाँ अब मैं इस चीज को पब्लिश कर सकता हूँ। एट दैट मोमेंट जब आपको लगे कि हाँ अब सब सही चल रहा है और इस मोमेंट पे मैं इस चीज से रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ, दैट्स योर टाइम। उस टाइम पे आप कॉल ले सकते हो अपनी स्टार्टअप को पब्लिश करने का। और इनिशियल स्टेज में जितना हाइप क्रिएट कर सकते हो उतना हाइप क्रिएट करिए। हाइप क्रिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, जो आप वेबसाइट बनाते हो उनके सारे सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और पब्लिश करिए। और वहां पर ग्रुप्स बनाइए। ग्रुप्स को अपन अलग से ग्रुप बनाइए कि वीआईपी ग्रुप डाल दीजिए, चलो नाम डाल दिया वीआईपी। ठीक है कुछ नहीं, लेकिन उनको जो हाइप क्रिएट हुई कि वीआईपी ग्रुप से लोग जुड़ रहे हैं। अब जुड़ने के बाद में आप वहां से नेटवर्क जनरेट करिए। वहां पर भी आपको कम्युनिकेशन के लिए पर्टिकुलर कोई पर्सन आपको वहां पर हायर करना पड़ेगा, इंटर्न लगाने पड़ेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए। So this is the method that how you can create a hype of startup or the perfect timing to publish a startup. और publish करने के बाद में फिर आपको एटलीस्ट नहीं 15 डेज आपको इनपुट, एक स्टोरी, एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर या किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर गई है तो अगले 10 दिन उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और वो सभी काम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ्लोट हो रहा है। मतलब लोगों को ये दिखना चाहिए कि आप रुक नहीं रहे हो, आप अगले 10-15 दिन तक और ज्यादा काम कर रहे हो और ज्यादा चीजें कर रहे हो। अपनी कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग पोस्ट बनाइए और वो सारे पोस्ट को पब्लिश करिए, फ्लोट करिए। सर, इतना करने के बाद भी हमको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है हमारे वेबसाइट, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे स्टार्टअप पे, तो क्या करें? उस मोमेंट पे आप अपनी चेकलिस्ट बनाइए। आप सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो, आपकी पूरी टीम जो भी चीजें कर रही है, उन पूरी चीजों को एक चेकलिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी बेसिस पे उसको टिक मार्क करिए कि ये मेरा प्रायोरिटी है, इस चीज को मैं नहीं हटा सकता हूँ या इस चीज को मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, जो चीज आपको इंक्लूड करनी है वो आप अलग लिस्ट बनाइए, जो चीज एक्सक्लूड करनी है वो एक अलग लिस्ट बनाइए। फिर इन दोनों को आप इवेल्युएट करिए कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आप गलत कर रहे हो, या ये चीज करने की जरूरत भी नहीं है। लाइक अभी हमने ब्लॉगिंग बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, वो वेबसाइट ही टर्मिनेट करवा दी है। क्यों? क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करने की नीड नहीं है। अब वी आर नॉट मेड फॉर ब्लॉगिंग, हमें ये चीज समझ में आ चुकी है। लेकिन तब भी अभी भी अगर हम उस चीज को टाइम दे रहे हैं, हम कंटेंट लिख रहे हैं, हम ब्लॉग लिख रहे हैं, तो इट्स नॉट वर्थ अबाउट इट।
तो ऐसी कोई ना कोई चीज होगी जो चीज आपको या तो बंद करनी है या उसको बेटर वे में करना है। उस चीज को आपको स्पॉट करना है, इवेल्युएट करना है, और उस इवेल्युएट करने के बाद में टीम के साथ में बैठ के ये चीज डिसाइड करना है कि शुड यू हैव टू टर्मिनेट इट और शुड यू हैव टू डू इट इन अ बेटर वे। ठीक है, जिस मोमेंट पे आपको ये चीज पता चल गया कि ये चीज टर्मिनेट करनी है कि बेटर वे में करना है, आपका पहला जो थ्रेट है वो तो आपने रिमूव कर दिया। दूसरा थ्रेट है कि अब जो काम चल रहा है उसको दुगनी गति से करना पड़ेगा, आपको डबल स्पीड डबल पेस लेनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा पेस आप आगे लोगे उतना ज्यादा तरीके से आपका काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस पेस से आपका काम कर रहे हो सकता है उस स्टार्टअप पे वर्कआउट नहीं कर रहा है, कुछ और इनिशिएटिव शुरू करिए। हो रहा है कुछ और इनिशिएटिव शुरू करिए जो इसे बैकअप पे रहेगा। लाइक एलएमएस अगर वर्कआउट नहीं हो रहा, आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ और चीज शुरू करिए, सर्विसेज शुरू करिए, और सर्विसेज के थ्रू हम इस एलएमएस को एक बैकअप प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगी इस रेवेन्यू को हम यहाँ रोटेट करेंगे। इस तरीके से आप अपने सारे स्टार्टअप्स को, सारे इनिशिएटिव्स को वर्कआउट कर सकते हो। सारे जो इनिशिएटिव्स आपने शुरू करे वहां सबसे एक सोर्स जनरेट कर सकते हो। एक मोमेंट तक हो सकता है कि आपके पास में कोई सोर्स नहीं आ रहा है, यहाँ से पैसा आएगा यहाँ जाएगा, यहाँ से पैसा आएगा वहां जाएगा, थोड़ा बहुत जहां से पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत हो सकता है आपके खुद के लिए बचेगा, जो कि आप अपने इंटर्न्स को या गुडीज के लिए या वट एवर फॉर हाइप क्रिएशन फॉर मार्केटिंग शुरू कर दिया। तो साल भर तो आप मान के चलिए फॉर 1 ईयर यू वोंट गेट एन पेनी फ्रॉम एनी स्टार्टअप। और अगर आपको वहां स्टार्टअप से अगर आपको पैसा मिलना शुरू हो चुका है और आप सेटिस्फाई हो रहे हो, तो लेट मी टेल यू, आप एक लिमिट पे ही खड़े हो, आप उस लिमिट से आगे नहीं जा पाओगे। ओके यस। सो सर, हम सब जानते हैं ब्लॉगिंग में एसईओ और कीवर्ड रिसर्च का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो क्या कि स्टार्टअप में भी कीवर्ड रिसर्च और एसईओ का रोल होता है? देखो, स्टार्टअप इज नॉट अबाउट एसईओ और कीवर्ड, ठीक है। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट योर पैशन, स्टार्टअप इज ऑल अबाउट योर creativity, your design, your thinking, your innovation और your curiosity, ठीक है। दिस इज स्टार्टअप। अब स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए आपको बेस चाहिए। कैसे बेस क्रिएट करोगे? हो सकता है कि आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो और उस यूट्यूब चैनल से आपको जो रेवेन्यू मिल रही है उस रेवेन्यू से आपने एक वेबसाइट बना ली और उस वेबसाइट से भी आप अर्निंग ले रहे हो और आप अपनी यूट्यूब चैनल से भी अर्निंग ले रहे हो। लेकिन कीवर्ड्स और एसईओ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आपके स्टार्टअप को रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट बनने के बाद में जब अगर वो गूगल पे लिस्ट ही नहीं होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि एसईओ है, उसके काफी सारे टर्म्स होते हैं। बैकलिंक्स होनी चाहिए, इंटरनल लिंक होनी चाहिए, एक्सटर्नल लिंकिंग्स होनी चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट होने चाहिए, और प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए, इकोसिस्टम कंप्लीट होना चाहिए, लोडिंग स्पीड कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे काफी सारी चीजें। तो जब ये सारी फैक्टर्स को आप वर्कआउट करोगे, अपने कीवर्ड्स को लिस्ट करोगे, और जब आपकी वेबसाइट 4th नंबर से 3rd पर आएगी, 3rd से 2nd पर और 2nd से 1st पे, तब आपको फर्क दिखेगा आपके विजिटर एनालिटिक्स पे, आपके गूगल एनालिटिक्स पे, या आपके विजिटर एनालिटिक्स जो प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड आपने यूज करा है वहां पर आपको फर्क दिखेगा कि क्यों? क्योंकि आपके रैंकिंग बढ़ती जा रही है, गूगल आपको रेकमेंड करना शुरू कर रहा है, गूगल सर्च कंसोल यूज करना शुरू करिए, गूगल एनालिटिक्स यूज करना शुरू करिए, गूगल वेब मास्टर टूल्स यूज करना शुरू करिए, गूगल्स के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए। ठीक है, मैं एक ब्लॉगिंग की वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो में उन्होंने बताया था कि EAT पे काम करिए। E इज फॉर एक्सपर्टीज, A इज फॉर ऑथराइजेशन एंड T इज फॉर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को डेवलप करिए गूगल के साथ में। जिस दिन जिस मोमेंट पर गूगल को ट्रस्ट हो गया कि आपकी वेबसाइट जेन्यून है, आपकी वेबसाइट स्पैम नहीं है और एक बहुत कंटेंट, वैल्यू कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसी मोमेंट पर गूगल आपको प्रमोट करना शुरू कर देगा। उनके एल्गोरिदम पर आपके विजिटर एनालिटिक्स 100% श्योरिटी के साथ में बढ़ेंगे। सो सर, लाइक अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कॉलेज में अभी है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे? जॉब के लिए जाए, एल्स स्टार्टअप के लिए जाए? वो स्टार्टअप करना चाहता है बट अभी उसकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो व्हाट एवर यू रिकमेंड, ही वाज गोइंग फॉर जॉब, एल्स स्टार्टअप। ओके, आपने शेरशाह मूवी देखी है? नो सर। नो इश्यूज। देखो, शेरशाह में उन्होंने ये बात बताई थी कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। जी। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, अगर आपको ये फील होता है कि मेरे फाइनेंस के थ्रू मेरा घर चलेगा या मेरे फाइनेंस के थ्रू मुझे काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करना है या टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो 105% आप जॉब करिए, एक सिक्योर जॉब ले लीजिए, पहले अपने फाइनेंस को पहले स्टेबल करिए, फिर अगर उन्हें स्टार्टअप पे जाना है। क्योंकि देखो, एक एंटरप्रेन्योर ना कभी रुकता नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो फिक्स होता है। हो सकता है कि एक मोमेंट के लिए वो जॉब में चले जाए, हो सकता है कि एक मोमेंट के लिए वो कुछ और काम करना शुरू कर दे, छोटे मोटे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन अपने एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट को वो कभी डेड नहीं होने देगा, वो कभी रुकने नहीं देगा।
तो पहले अपनी जॉब सिक्योर करिए, फाइनेंस रखिए, फाइनेंस को अपने टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए यूज करिए। फिर अगर आपके पास में टाइम बचता है इन्वेस्ट करने के लिए, और इफ यू फील कि हाँ मैं सेटिस्फाइड मोमेंट पे हूँ, फाइनेंस मेरे पास में स्टेबल मोड पर आ चुका है, और अब आपको टाइम इन्वेस्ट करना है आपके स्टार्टअप पर, तब आप स्टार्टअप पर फोकस करिए। बट बिफोर दैट, इफ योर फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट स्टेबल, गो फॉर जॉब। ओके, सो कॉलेज लाइफ में बेस्ट क्या है, हम क्या करें, लाइक पैसा हमको कमाना है कॉलेज लाइफ में, तो क्या करें? कॉलेज लाइफ में अगर देखो सिर्फ आपका एक मोटिव है कि सिर्फ अर्निंग करनी है, ठीक है, नथिंग रिगार्डिंग हाइप, है ना, नथिंग रिगार्डिंग लाइक स्टार्टअप, नथिंग रिगार्डिंग लाइक एंटरप्रेन्योरशिप और एनीथिंग, तो आप इंटर्नशिप्स ज्वाइन करिए। अच्छी खासी कंपनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट मी लाइक माइक्रोसॉफ्ट में कनेक्ट हो जाइए, जोमेटो में कनेक्ट हो जाइए, स्विगी में कनेक्ट हो जाइए, आप इवन हमारी कंपनी से खुद से कनेक्ट हो जाइए। ये सारी कंपनीज जो होती है पेड इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती है, गुडीज ऑफर करती है, इवन आपको एक रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करती है, जिन रिकमेंडेशन लेटर को आप अपनी रेज्यूमे में एम्बेड कर और काफी अच्छे प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो, या ऑन ऑफ कैंपस भी बैठ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। इंटर्नशिप्स करना इज एन अनदर थिंग। इंटर्नशिप्स आपको दो तरीके से मिल सकती है, एक होता है पेड इंटर्नशिप और एक होता है अनपेड इंटर्नशिप। आई थिंक यू नो अबाउट इट। बट पेड इंटर्नशिप जो होती है वो आपको एक्सपीरियंस देती है, अनपेड इंटर्नशिप जो होती है वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सिखाएगी। क्योंकि जब आपको पे करना कोई शुरू करता है, जब आप किसी कंपनी से पे आउट ले रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, लोड बढ़ जाता है। जितना ज्यादा लोड आपके ऊपर आएगा, जितनी ज्यादा टेंशन, जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती जाएगी, आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस जनरेट हो जाएगा, उतने ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस बना के देती है। इन कॉन्फिडेंस के थ्रू आप किसी से बात कर सकते हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठ सकते हो, उस इंटरव्यू में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन से आप बात कर सकते हो। तो अर्निंग इज एन अनदर थिंग। अर्निंग करनी है, यू कैन गो फॉर इंटर्नशिप एज आई टोल्ड, है ना। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अगर आपके ऐसे लॉकडाउन वगैरह है ना, आप पार्ट टाइम जॉब करिए, आप सर्विसेज देना शुरू करिए। इफ यू थिंक यू आर अ गुड डेवलपर, या आपके पास में कोई स्किल है, आप एसईओ अच्छी करते हो, आप व्हाइट हेड स्किल्स अच्छे यूज करते हो, आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग पर्सन हो, तो अपना अकाउंट बनाइए, जैसे फाइवर में बनाइए, अपवर्क पे बनाइए, फ्रीलांसर पे बनाइए, वहां पर अपनी गिग्स को अपलोड करिए और प्रॉपर मार्केटिंग करिए, और वहां से आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। तो इंटर्नशिप, देन फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम जॉब, ये तीन मेथड है जिसके थ्रू आप अपने अर्निंग्स की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन आफ्टर अर्निंग उसको कहाँ यूटिलाइज करना है, दैट्स द बिगेस्ट टास्क ना। उस चीज को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। ओके। Okay. ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि लोग फ्रीलांसिंग फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी गिग्स बना देते, अपनी प्रोफाइल्स बना लेते, बट ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो कैसे ले, बिगिनर पे ऑर्डर लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो कैसे ले सर? ओके, आज मैं आपको एक ज्ञान मंत्र बताता हूँ कैसे आप इसमें ऑर्डर जनरेट करते हो। आपको मैं फाइवर का एल्गोरिदम बताता हूँ। फाइवर उन लोगों को प्रमोट करता है जिनके पास में ऑर्डर जनरेट हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थर्ड पर्सन है, वो कोई वेबसाइट डेवलप करना चाहता है, आपने फाइवर पर अपना एक गिग बना रखा है वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। और एक जो थर्ड पर्सन है वो डायरेक्टली आपके पास में कॉन्टेक्ट पर आया है, ठीक है, कॉन्टेक्ट डायरेक्ट हुआ है, फाइवर के थ्रू नहीं हुआ है, और आपने फाइवर पर अपना गिग डाल रखा है, अराउंड 3000 रुपीज में आप वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हो, विच इज अ वेरी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना, वेरी मिनिमम कॉस्ट मैं आपको ये बता दूं। देन आप ये थर्ड पार्टी जो है उनको बोलिए कि आप फाइवर के थ्रू आइए। ऊपर जो अमाउंट लगता है, फाइवर अराउंड 18% 13% जो कट ऑफ करता है, वो अमाउंट आप भले उनको दे दीजिए, आउट ऑफ पॉकेट पे करिए, अपने 3000 में जो आपके पास में आने वाला है उसमें से पे कर लीजिए, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए मान लिया कि 3500 के थ्रू उन्होंने आपको पे किया, 500 आप उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन अभी आपके पास में एक ऑर्डर आ चुका है फाइवर के थ्रू। अब इस फाइवर के थ्रू जब आपके पास में ऑर्डर आ चुका है, आप उस ऑर्डर को कंप्लीट करिए, कंप्लीट करके वहां से उनका रिकमेंडेशन लीजिए, वहां से उनकी फीडबैक लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो थर्ड पर्सन है वो तो बिल्कुल आपके सामने आपके नेटवर्क पर है। ये चीज फाइवर को नहीं पता। एक मोमेंट पे जाने के बाद में जब आपके पास में, अब चलो मान लिया कि 3000 आपके पास में अपने पास में आ चुका है, चलो 500 उसमें से कट ऑफ कर लीजिए कि आपने वो फाइवर को दे दिया, अभी भी आपके पास में 2500 रिमेनिंग है। अब आप क्या करिए, इस 2500 से किसी और पर्सन को पकड़िए, उनकी वेबसाइट डेवलप करके दीजिए, वापस उस 500 को आप उसमें इन्वेस्ट करिए। कितने ऑर्डर हो गए आपके पास में? दो। इस ऑर्डर को आप जनरेट करते रहिए करते रहिए। एक मोमेंट पे जाने के बाद में आपके सेलर अकाउंट जो होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे सेलर अकाउंट होता है, तो लेवल 5 से आपने शुरुआत करी, 4 3 2 1 ऐसी मूवमेंट्स पे पहुंच जाओगे, बिल्कुल। और फाइवर आपको सपोर्ट करने लगता है।
तो कुछ ये तरीके होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिन टेक्निक्स को यूज करके आप अपने फाइवर पर गिग्स अपलोड कर कर अपने कस्टमर को या अपने गिग्स को मार्केट कर सकते हो। जब आपको ऐसा, जब आपके नाम के नीचे लिखा आएगा ना कि लेवल 2 सेलर, ऑटोमेटिकली आपके पास में रिक्वेस्ट आने लग जाएगी। लेकिन वो लेवल 2 सेलर बनने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर के लोगों को फाइवर के थ्रू आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। मैं ये चीज फाइवर के लिए कह रहा हूँ, आप इसको अपवर्क पे भी यूज करो, आप इसको फ्रीलांसर पे भी यूज करो, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके, अच्छे स्टेज पे जाने के बाद हमको एक अच्छा सा क्लाइंट मिल जाए तो उसी क्लाइंट को कैसे पकड़ रखे कि ये हमारे लिए बेस्ट पर्सन है जो कि हमारे लिए गिग्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। चलिए, ओके, मैं आपको मेरे जो हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं उनके रिगार्डिंग बता देता हूँ। दे जस्ट वांट सेटिस्फेक्शन, मतलब सेटिस्फेक्शन, अगर उनके काम के रिगार्डिंग आप उनको सेटिस्फाई करते हो, उनको कोई वेबसाइट डेवलप करना है, आप उस वेबसाइट को इतने प्रॉपर तरीके से डेवलप करिए, रिविजन्स उनको बिल्कुल प्रॉपर दीजिए। अगर चलो एग्जांपल के लिए वापिस एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अगर जिस किसी ने 3000 रुपीज में आपने वेबसाइट डेवलप करा, इन्हीं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी पर्सन ने, आप उनको 3000 का काम मत करके दो, आप उनको एटलीस्ट 6000 का काम करके दो, वो 100% सेटिस्फाई होगा। और ये जो रिकमेंडेशंस बनती है, ये कम्युनिकेशन बनती है, वो किसी और को रिकमेंड करेंगे, वो किसी और को रिकमेंड करेंगे, ये जो एक इकोसिस्टम जनरेट होता है, इसके थ्रू आपके क्लाइंट अच्छे बनते हैं। और जब आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा बन जाए, ठीक है, अब मेरे पास में मैंने 40 से 50 वेबसाइट अच्छे डेवलप कर लिए, आपके पास में एक अच्छा सा पोर्टफोलियो है, उस मोमेंट पर आप अपनी प्राइस को बढ़ा दीजिए, आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा दीजिए कि अब मैं 3000 नहीं, अब मैं 6000 लूंगा और काम 9000 का करके दूंगा। गेटिंग मी? अच्छा, तो बहुत ही शानदार आंसर दिया है सर ने। तो अब हम आते हैं ब्लॉगिंग की जर्नी में, हाउ टू स्टार्ट आवर ब्लॉग। जो भी बंदे हैं, हमको पैसा कमाना है, चलो ब्लॉगिंग के माध्यम से कमाते हैं, कहीं तो हम कुछ करते हैं, तो अब ब्लॉगिंग में कैसे अपना करियर बनाएं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग। देखो, ब्लॉगिंग में करियर बनाने के लिए आपको जस्ट एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है, कि मैं लिखना आता है, मुझे लिखना आता है। आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आप उर्दू में लिखिए, आप मराठी में लिखिए, मलयालम में लिखिए, वॉट आप जस्ट लिखिए। आप कुकिंग के रिगार्डिंग ब्लॉगिंग शुरू करिए, आप टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ब्लॉगिंग शुरू करिए। आप जैसे ये इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, या इस क्वेश्चन को कैसे जनरेट किया जाता है, या कैसे अपने क्लाइंट को टैकल किया जाता है, कैसे अपने इंटरव्यू को टैकल किया जाता है, इसके रिगार्डिंग ब्लॉग लिखिए। प्रॉपर एक एसईओ कंटेंट लिखिए, अच्छी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट को एसईओ करिए। सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाए, एक चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाए, अपनी साइट मैप और सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में गूगल एड्स को एक अप्रूवल दीजिए, एक रिक्वेस्ट करिए कि गूगल जी, आप मुझे अपने वेबसाइट पर एड लगाने का अनुमति दे या परमिशन दे दे। जिस मोमेंट पर आपका गूगल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, आपके पास में एक अप्रूवल आ जाएगा कि अब आपकी वेबसाइट पर गूगल एड्स लगाने को रेडी है, उस मोमेंट पर आप समझिए कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन आप मान के चलिए इस चीज को आपको 6 मंथ से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 6 मंथ के अंदर आपके पास में अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट प्रॉपर हो चुका है और आपकी अर्निंग थोड़ी बहुत भी अराउंड $10 to $15 भी जनरेट होने लग चुकी है, तो आप ब्लॉगिंग को मत छोड़िए। इट्स माय रिकमेंडेशन। और पर्सनली उस ब्लॉगिंग को मत छोड़िए और कंटेंट लिखना शुरू करिए। एक मोमेंट पर आपके पास में हाइप क्रिएट हो जाएगी, कोई ना कोई कंटेंट तो हिट होएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर हिट एंड ट्रायल का है। आप कितना हिट करते हो, उसमें कितना ट्रायल बेसिस पे चल जाता है। ओके, तो सर नॉर्मल सी प्रॉब्लम होती है कि लाइक स्टार्टिंग में गूगल अपनी वेबसाइट पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एड्स नहीं लगाता, हाई रेवेन्यू ऑफ एड्स, तो हाई रेवेन्यू ऑफ एड्स कैसे लगवाएं। हाई रेवेन्यू ऑफ एड लगाने का सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि अपनी वैल्यू ऑफ कंटेंट कीजिए। जितने ज्यादा आपके पास में विजिटर एनालिटिक्स होंगे, जितने ज्यादा हो सकता है कि वो बॉट्स लगाने पड़ेंगे, हो सकता है आपको कुछ वाइट हैट टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपको विजिटर एनालिटिक्स बढ़ाने के लिए कुछ और इलीगल टेक्निक्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। लेकिन जब आपके विजिटर एनालिटिक्स बढ़ने लगेंगे, गूगल को ये चीज दिखने लगे कि इनके पास में एक अच्छा विजिटर है, एक अच्छी ट्रैफिक सोर्स है, उस मोमेंट पर आपको ऑटोमेटिकली गूगल रेकमेंड करना शुरू करेगा। इवन आपकी वेबसाइट रेकमेंड करना शुरू करेगा, आपके ब्लॉग्स रेकमेंड करना शुरू करेगा, आपकी वेबसाइट पर एक अच्छी क्वालिटी एड्स प्लेस करनी शुरू करेगा। और ऐसा नहीं है, छोटी वेबसाइट भी जो लगती है, जब हमने शुरू किया था फर्स्ट मंथ पे हमारे भी अच्छे एड्स लग रहे थे, बाईजूस के एड लग रहे थे उस मोमेंट पे। तो एड्स के रिगार्डिंग आपको ऐसा अवेयर होने की दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लॉग जो आप लिखते हो, वैल्यू कंटेंट लिखते हो सकता है कि पहले मंथ में आपने जो लिखा है वो 6 मंथ बाद में अपग्रेड हो जाना चाहिए। अगर आप उस अपग्रेडेशन प्रोसीजर पे नहीं हो, तो एक मोमेंट पे गूगल आपको डिग्रेड भी कर देगा, क्योंकि एक दिन के अंदर अराउंड 20 लाख ब्लॉग पब्लिश होता है। मतलब पर डे का मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अराउंड 20 लाख ब्लॉग पब्लिश होता है और 20,000 के अराउंड वेबसाइट पब्लिश होती है। तो 20 लाख ब्लॉग में से अगर आपका ब्लॉग अलग से अगर आपको दिखाना है, तो यू हैव टू गेट अ गुड एसईओ, यू हैव टू गेट अ गुड विजिटर एनालिटिक्स, यू हैव टू डू सम वैल्यू कंटेंट, you have to connect with Google, you have to connect your social media platforms, you have to connect your digital marketing platforms.
ये सारी चीजें जब आप टैकल करना शुरू करोगे तब आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को एक बूस्टअप मिलता है। अच्छा, तो कई सारी वेबसाइट मैंने ऐसा देखी है कि वो गूगल एडसेंस का अप्रूवल ही नहीं मिलता है, 3 बार अप्लाई कर लेते, 4 बार अप्लाई कर देते, इनको आप कैसे रिकमेंड करोगे वो कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले? सबसे पहली चीज तो वेबसाइट के अंदर एक स्पैम इंडेक्स होता है जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, स्पैम स्कोर बोलते हैं, स्पैम इंडेक्स बोलते हैं। स्पैम इंडेक्स को जितना हो सके कम करने की कोशिश करिए। जब हमने शुरू करा था मेरा मोटिव आज भी यही है कि स्पैम इंडेक्स 1% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी वेबसाइट का। चलो अगर हम मान भी लेते हैं, चलो 3 से 4% भी चला जाता है एक मोमेंट के लिए, वो बेरेबल। लेकिन अगर आपका 5% से अबव जा रहा है तो उस मोमेंट पे आप समझ जाइए कि आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई ट्रैफिक अटैक आ चुका है, या कोई एक हैकर आ चुका है, या उसके पीछे कोई बॉट लग चुका है। और ये चीज आपको बिल्कुल प्रॉपरली गूगल एनालिटिक्स पे दिखने लग जाएगा कि जितना ट्रैफिक आपके विजिटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे ज्यादा आपके पास में आ रहे हैं। तो उस मोमेंट पे आप चीज ये समझ जाते हो कि ये यहाँ पर कोई अटैक आया है। और ये अटैक आते हैं क्योंकि जब आपके पास में ज्यादा विजिटर्स आने लगते हैं आपका सर्वर क्रैश हो जाता है। और काफी सारे ब्लॉगर्स ये करते भी है ताकि उनके सामने वाले ब्लॉगर जो कंपटीटर है उनका सर्वर क्रैश हो जाए और उनका ब्लॉगिंग जर्नी को वो रोक दे। उस मोमेंट पे आप अपनी वेबसाइट पे एसएसएल लगाइए, सिक्योर सॉकेट लेयर कंप्लीट करिए, एसएसएल सर्टिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। वर्डप्रेस पे बना रहे हो तो कुछ प्लगइन्स को यूज कर रहे हो जो सिक्योरिटी प्लगइन्स होती है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो तो कुछ सिक्योरिटी रिगार्डिंग कोड्स आते हैं, स्टैक ओवरफ्लो पे मिलता है, गिटहब पे मिलता है, उनके प्लगइन्स को वहां पर इंस्टॉल करिए। फ्रेमवर्क प्रॉपर चुनिए, बूटस्ट्रैप लीजिए या टेलविंड लीजिए। तो ये चीजें जब आप कंप्लीट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपके विजिटर एनालिटिक्स बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस पे चल रहे हैं। इस मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके ओके, जब हम ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर स्टार्टअप चालू कर रहे हैं तो हमको पीपीसी सीपीसी कैंपेन्स रन करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए? इनिशियल स्टेज पे तो आपको रन करने नहीं चाहिए क्योंकि इनिशियल स्टेज पे सब कुछ हिट एंड ट्रायल का मोमेंट होता है। आपको खुद को ये जानना होता है कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। तो ये चीज आपको समझने के लिए सबसे पहले कुछ लिखोगे, आप कोई कंटेंट, ऑब्वियसली आप कोई कंटेंट लिखोगे, ब्लॉग में लिखोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करो तो कोई प्रोडक्ट आपके साथ में कनेक्ट करोगे। फिर आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट वाकई में चल रहा है क्या, या ये कंटेंट वाकई में हिट हो रही है क्या। अगर वो कंटेंट हिट हो रही है तो आपको ये पता चलेगा कि योर ट्रैफिक इज गेटिंग अ गुड सोर्स, या फिर आपके पास में प्रॉपर ऑडियंस जनरेट हो चुकी है, टारगेटेड ऑडियंस जनरेट हो चुकी है। ऐसा ना हो कि आप ब्लॉकचेन के बारे में लिख रहे हो और एक 80 ईयर्स का कोई पर्सन है और उनको ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग दिख रहा है। उनको ये चीज हो सकता है कि टेक्निकल रिगार्डिंग वो क्यूरियस नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो टारगेटेड ऑडियंस जो है, ये जो ब्लॉकचेन रिगार्डिंग है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 20 से 30 जो एज ग्रुप है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन ब्लॉकचेन। तो आपको वो टारगेटेड ऑडियंस अगर आपके पास में जनरेट होके आ रही है ना, और आपके पास में एक प्रॉपर लोकेशन से ट्रैफिक आ रहा है, हो सकता है कि आपने उदयपुर में बैठ के या जयपुर में बैठकर आपने एक ब्लॉग पब्लिश किया और आपकी ट्रैफिक आ रही है यूएसए से, काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है चाइना से, और ज्यादा ट्रैफिक आ रही है रशिया से। तो आपको ये चीज देखने वाली चीज है कि जो आपने कंटेंट लिखा है हो सकता है कि वो आपके लोकेशन को टारगेट नहीं कर रहा है। या तो आपको डिग्रेड करना पड़ेगा या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो इस मोमेंट पे आप समझ सकते हो कि आप इस चीज को कैसे टैकल करोगे। ओके ओके, सो सर लाइक यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से हम क्लाइंट कैसे लें? इनको क्लाइंट लेने का सबसे बेस्ट तरीका जो भी मैंने आपको बताया ना, पोर्टफोलियो जनरेट करना। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पोर्टफोलियो करिए। हो सकता है कि कई बार आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा, कई बार आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई होगी, कई बार आपको अर्निंग्स नहीं मिल रही होगी, लेकिन तब भी सेटिस्फाइंग काम कीजिए। जितना ज्यादा आप सेटिस्फाइंग काम दोगे। और जी बोलो। और ट्रैफिक कैसे ले यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से? अच्छा, ट्रैफिक। ओके, देखो ट्रैफिक जनरेट करने के लिए तो मैंने कहा ना, हर लोकेशन के लिए अपनी प्रॉपर कंटेंट लिखना होता है। मतलब आप अगर आप यूएसए को टारगेट कर रहे हो तो यूएसए के जो लोग हैं वो एक अलग कंटेंट पढ़ना इच्छा रखते हैं, एक अलग कंटेंट के लिए वो क्यूरियस होते हैं। इंडियन जो होते हैं वो एक अलग कंटेंट के लिए होते हैं। आप इंडियन में देखना, इंडिया में जो टॉप मोस्ट सर्च ब्राउजिंग है, जो ब्राउजिंग होती है, वो यूट्यूब, गूगल पे सर्च करना पसंद नहीं करते। वो इंटरनेट यूज करना पसंद नहीं करते, इंटरनेट के थ्रू या गूगल पे या गूगल क्रोम यूज करना पसंद नहीं करते, वो ब्लॉग्स नहीं पढ़ते। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, आपका ट्रैफिक इंडिया से ज्यादा हो सकता है बाहर से आएगा। तो क्यों अपने आप मार्केट को आप बाउंड कर रहे हो, या आप क्यों अपने ऑडियंस को बाउंड कर रहे हो। आप एक ऐसा कंटेंट लिखिए जो आप अब्रॉड कंट्रीज को भी टारगेट कर रहे हो सकता। ओके सर, हाउ वी कैन अप्रोच यू, अगर कोई आपसे बात करना चाहे या फिर आपसे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो ये है कि देखो आप मेरे अप्रोचेबल है ना, आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हो, है ना। आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, technicianbrothers.com, technicianbrothers.in,
टेक्नीशियन ब्रदर्स डॉट ऑनलाइन, और जो भी आपको वेबसाइट यूज करनी है वो सभी वेबसाइट्स लाइव है। आप यू कैन गेट माई व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो जाइए, लिंक्डइन में मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो जाइए, आप मुझे डीएम करिए, तो आई एम वेरी अप्रोचेबल। और जितना मेरी साइड से होता है या जितना टेक्नीशियन ब्रदर्स के थ्रू किसी भी स्टार्टअप को कोलैब करके मदद मिलती है, एक हेल्प मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीजें हम हमारी साइड से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में करते हैं। और भी अभी हमने काफी ज्यादा स्टार्टअप्स, एक 2 से 3 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट भी किया है, उनको हम एज अ फाइनेंस, एज फॉर टीम बिल्डिंग और फॉर लीगलिटीज, और ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यू कैन कनेक्ट विद अस, होप कि वी कैन डू सम ग्रेट थिंग्स। ओके सर, आपने बात की लिंक्डइन की, सो हाउ वी कैन मेक मनी फ्रॉम लिंक्डइन? देखो, लिंक्डइन में पैसा बनाना काफी मुश्किल है, क्योंकि लिंक्डइन के जो एड्स है वो काफी ज्यादा पेड है, मतलब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लिंक्डइन में एड्स लगाने के लिए आपको एक हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए, और हाई पेइंग क्लाइंट आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास में एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो होगा। पहले आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम्स पढ़ने पड़ेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम्स है, जैसे अभी जो लेटेस्ट एल्गोरिदम्स चलते हैं कि आपको रील्स पे चलाना है, या आपको फेसबुक के अंदर स्टोरीज पे चलाना है, या आपको डीएम करना है, या आपको कोलैबोरेशंस करना है, या आपको प्रमोशंस करोगे, ये सारे एल्गोरिदम्स जब आप सीख लोगे, और एक मोमेंट पर जब आपको लगेगा कि आप मेरे पास में हाई प्लेइंग क्लाइंट्स आ चुके हैं, और जब आपको कॉर्पोरेटिव्स पकड़ने, जब आपको कॉर्पोरेटिव्स क्लाइंट्स लेने हैं, है ना, जब आपको एक नॉर्मल एज ग्रुप लेना है, जैसे स्टूडेंट एज ग्रुप, आपको इंस्टाग्राम पे जाइए, ठीक है। नॉर्मल एज ग्रुप है ना, जो 30 to 50 के अंदर होते हैं, आप फेसबुक पे जाइए। और आपको एक कॉपरेटिव पकड़ना है, एक कॉपरेटिव पर्सन या एक कॉपरेटिव कंपनी या एक प्रोफेशनल पर्सन, तो आप बिल्कुल जाइए अपने लिंक्डइन पर।